चलिए, तो आज की क्लास में हम इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और चीजों को समाप्त करते हैं। वेरिएबल एलिमिनेशन समझ में आ गया था दोस्तों? पार्ट 6 है ये। चलिए, लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने वेरिएबल एलिमिनेशन पढ़ा था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसमें 4 एक्टिविटीज होती हैं, 4 बातें होती हैं, मतलब क्या क्या हम करते हैं वेरिएबल एलिमिनेशन में, वो हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, वेरिएबल एलिमिनेशन सिर्फ पढ़ने के लिए काफ़ी है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन हमें नॉर्मल बेसिक तरीके से करना है, मैं आपको करा के दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, ट्राई करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का एआई वाला जो हमारा सब्जेक्ट है वो परसों ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, परसों तक हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में जल्दी से हम लोग वेरिएबल एलिमिनेशन पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और सैम्पलिंग वाला जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सैम्पलिंग वाला जो हमारा लास्ट पार्ट है, क्योंकि हमारे पिछले साल के सैम्पल पेपर में भी इसमें क्वेश्चन था, जो हमारा सैम्पल पेपर था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सैम्पलिंग से एक ना एक क्वेश्चन तो पेपर में जरूर आने वाला है। चलिए, अ वेरी ब्यूटीफुल कोट जिससे हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, दैट इज द टास्क अहेड ऑफ यू इज नेवर ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ विद इन यू। तो जो भी दोस्तों आपको अचीव करना है, जो भी आप आगे करना चाहते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ की कैपेबिलिटीज के अंदर ही है, ठीक है ना। सो द टास्क अहेड ऑफ यू इज नेवर ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ विद इन यू, ठीक है ना। चलो, हाँ, मैं अभी पूरा वो चारों आपको ही समझा रहा हूं, ठीक है ना। डोंट वरी, वी आर कमिंग टू दैट फैक्टर्स इन वेरिएबल एलिमिनेशन। हम चारों वो फिर से देखने वाले हैं, ठीक है ना। वो तो मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो ठीक है, वील सी ऑल ऑफ देम टुगेदर। सो दोस्तों, यहाँ पे ना फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स इन वेरिएबल एलिमिनेशन। अब जैसे हमने ये बातें करी थी कि यार ये हमारे पास एक फैक्टर है, राइट, दिस इज द फैक्टर, इसको हम फैक्टर बोलते हैं, और आप इसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी जैसा देख सकते हो, राइट। वी कैन सी दिस, इसको फैक्टर बोला जाता है, या फिर आप कह सकते हो ये एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी जैसा है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी जैसा कुछ है ये, ठीक है ना। अब हमने देखा था कि इसके अंदर 4 ऑपरेशंस होते हैं, रेस्ट्रिक्ट, सम आउट, मल्टीप्लाई एंड नॉर्मलाइज आर द 4 ऑपरेशंस। तो हमें चारों ऑपरेशन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अपना काम हो जाएगा। जैसे हमने सबसे पहले देखा था रेस्ट्रिक्ट। तो रेस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि हम कोई ना कोई मतलब इस वेरिएबल एलिमिनेशन एल्गोरिदम के अंदर हम किसी वेरिएबल को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बोल देते हैं कि भाई ये वेरिएबल ट्रू रहेगा या ये वेरिएबल सिर्फ फॉल्स रहेगा, ऐसा कुछ, ठीक है ना। सो रेस्ट्रिक्ट इज अ फर्स्ट ऑपरेशन इन द एल्गोरिदम इफ वी वांट टू कैलकुलेट अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हमें चाहिए होती है दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कुछ हमारे पास एविडेंसेस होते हैं, ठीक है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। सो एविडेंसेस हमें ऑलरेडी नोन होते हैं, तो वो ऑलरेडी फिक्स हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ट्रूथ टेबल है, या आप कह सकते हो ये हमारे पास फैक्टर है, इसको अपन फैक्टर बोलते हैं। अब इसके अंदर अगर मैंने आपसे बोला कि हमें x को ट्रू गिवन है, मतलब x इज इक्वल टू ट्रू हमने ले लिया कि भाई x इक्वल टू ट्रू है, तो हमारा जो नया फैक्टर बनेगा उसके अंदर y और z हमारे वेरिएबल रहेंगे, और वो भी 4 केस बनेंगे, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। और आप देख सकते हो उसमें से आपको कुछ नहीं करना, ये उठा के डालने नहीं है बस। तो यहाँ पे 0.1 आएगा, 0.9 आएगा, 0.2 आएगा और 0.8 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से बनेगा ये, ओके। चलिए, अब यहां से अगर हम आगे चलें दोस्तों, तो वाई जेड के अंदर हम देख सकते हैं, तो हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर लिया, एक्स को ट्रू बना लिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया,
और हमने वाई जेड के ऊपर ये इस तरह से कहानी को बढ़ा। अब आगे चल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास वाई जेड की आ गई है, उसमें अगर हम वाई को ट्रू रख लें या जेड को फॉल्स कर लें तो हमारा नया फैक्टर बन जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है ना, चलिए, इज दिस फाइन? ठीक है ना, चलिए ओके आगे चलते हैं। तो ये हमने देखा ऐसे ही सम आउट होता है दोस्तों, लेकिन सम आउट और उसमें रेस्ट्रिक्ट में अंतर है। रेस्ट्रिक्ट में हमने क्या किया, एक्स को ट्रू कंडीशन डाल दिया, एक्स का ट्रू कंडीशन डाल दिया, लेकिन सम आउट में क्या होगा, हमें एक्स को रिमूव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक नया वो बनाना है, नया फैक्टर बनाना है। ओके, यहां पर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पर हमने क्या लिया है, व्हाट डू यू थिंक? यहां पर हमने x इज इक्वल टू ट्रू गिवन लिया है, ये गिवन कंडीशन है। यहां पर हमने एक गिवन कंडीशन को पकड़ा है, ठीक है ना, गिवन कंडीशन को पकड़ा है कि भाई x इज इक्वल टू ट्रू हमारा गिवन कंडीशन है, राइट। लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास x की कोई गिवन कंडीशन नहीं है और हमें f(y)z चाहिए, हमें f(y)z चाहिए, लेकिन यहां पर x की कोई गिवन कंडीशन नहीं है, x की कोई गिवन कंडीशन नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर yz के अंदर 4 बातें आएंगी, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब देखिए ट्रू ट्रू के अंदर आप देखोगे यार, क्योंकि यहां पे x की कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो ट्रू ट्रू के 2 केस आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो क्या दोनों को ऐड करेंगे हम लोग? यस, दोनों को ऐड करेंगे और यहां पे आ जाएगा 0.09। फिर उसके बाद x की कोई कंडीशन नहीं है तो यहां पे ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स पकड़ेंगे, 0.07 और 0.14। ठीक है ना, ऐसे ही अगला वाला फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू, तो यहां पे 0.54 और 0.48 जो भी आया एडिशन करके, ठीक है, दोनों को ऐड करके। एंड फाइनली फॉल्स फॉल्स के केस में लास्ट वाला 0.36 और 0.32। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से बनेगा ये। क्या ये समझ में आ गया? एग्जैक्टली ये प्रोबेबिलिटी जैसा ही है, बल्कि आप देखोगे ये प्रोबेबिलिटी ही है। ठीक है ना, हम यहाँ पे एक्चुअली प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बट इसको लिख इस तरह से रहे हैं, फैक्टर की तरह लिख रहे हैं। ठीक है ना, हम इसको लिख फैक्टर की तरह रहे हैं कि भाई ये फैक्टर है कुछ, बट है अगर आप देखो तो ये नॉर्मल ट्रूथ टेबल जैसा ही है। ठीक है ना, नॉर्मल ट्रूथ टेबल जैसा ही है ये। ठीक है ना, चलें आगे। बढ़िया, तो सम आउट समझ में आ गया, सम आउट समझ में आ गया। ऐसे ही अगर मैं यहां पे z की जगह z का ट्रू और फॉल्स बोलूं तो आप बोलोगे यार यहाँ पे ट्रू गिवन नहीं है, तो फिर ट्रू वाला मतलब y वाले एडिशन हो जाएगा उस केस में, मुझे लगता है। ठीक है ना, नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई वाला भी बहुत सिंपल है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको समझने में। ठीक है ना, मल्टीप्लाई वाला क्या सीन है, लेट्स ट्राई टू सी दिस। मान लीजिए आपके पास 2 फैक्टर्स हैं दोस्तों, या हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है ना, आपको 2 जॉइंट प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एक्स वाई एंड वाई जेड। ठीक है ना, एक्स वाई एंड वाई जेड। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, आप ध्यान से समझना इस बात को, वैसे बहुत सिंपल सी बात है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे चाहिए एक नया फैक्टर, आई वॉन्ट अ न्यू फैक्टर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड को मुझे रखना है ट्रू ट्रू ट्रू, तो क्या रखूंगा दोस्तों, ये कहां से आएगा? अगर मुझे ट्रू 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 चाहिए तो ये कहां से आएगा? अगर हमें एक्स वाई जेड ट्रू 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 चाहिए तो ये कहां से आएगी? बहुत सिंपल है, कर पाएंगे आप लोग, बताइए। तो आप बोलो सर एक्स वाई हम लोग ट्रू ट्रू पकड़ेंगे और वाई जेड भी ट्रू ट्रू पकड़ेंगे, है ना, दोनों की फर्स्ट रो पकड़ेंगे और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा 0.1 इंटू 0.3। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक्स वाई मुझे ये चाहिए, मुझे लेट्स से ये चाहिए ट्रू ट्रू और ये फॉल्स, तो आप क्या करोगे? तो यहां पे एक्स वाई ट्रू ट्रू पकड़ लो और उधर वाई जेड जो है वो ट्रू फॉल्स पकड़ लो।
तो यहाँ पे 0.1 इंटू 0.7। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसी अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे फॉल्स 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 चाहिए, तो आप बोलो यार यहाँ पे फॉल्स फॉल्स पकड़ लो और उधर फॉल्स फॉल्स पकड़ लो, 0.8 इंटू 0.4 एंड सो ऑन। सो मल्टीप्लाई जो है वो इस तरह से यूज होता है जब आपके पास दो अलग अलग फैक्टर्स हों और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। सो अगर आप कहोगे दोस्तों हमें फैक्टर 1 फैक्टर 2 मल्टीप्लाई करना है तो इनका कॉम्बिनेशन बनेगा। कॉम्बिनेशन कैसे? एक्स वाई ट्रू ट्रू और फिर इधर वाई जेड का ट्रू ट्रू और ट्रू फॉल्स, दो कॉम्बो बनेंगे एंड सो ऑन। सो अगर हम यहाँ पे F1 और F2 मल्टीप्लाई करेंगे, वील गेट अ न्यू फैक्टर विथ 3 वेरिएबल्स x, y एंड z, जिसकी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकल जाएंगी। क्या ये आप सभी को समझ में आया? बहुत बेसिक सी बात है, एक बार जल्दी से बताइए। We can create a new factor x, y and z जो हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, F1 और F2 को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। बताइए क्या ये ठीक है ना? सिंपल है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, मल्टीप्लाई इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इन द वेरिएबल एलिमिनेशन एल्गोरिथम। व्हेन वी नीड टू एलिमिनेट अ हिडन वेरिएबल, वी नीड टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स कंटेनिंग द हिडन वेरिएबल, multiply the factors together and sum out the hidden variable from the product. Multiply is first part of this step. ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैंने आपको एल्गोरिदम मतलब स्टेप बता दिया कि ये स्टेप क्या करता है, कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग, लेकिन इसके डिटेल में जाने की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें सर 3 वेरिएबल की टेबल, 3 वेरिएबल टेबल इंटू 3 वेरिएबल टेबल कैसे बनेगी? क्या कहना चाह रहे हो भाई? 3 वेरिएबल की टेबल आप नहीं बना पाओगे यहां पे। ठीक है ना? ये बनेगी ना? अब ये बना नहीं पाओगे आप? बना लोगे यार, कैसी बातें कर दी आपने। पहले वाले को देखिए, हमें एक्स वाई जेड ट्रू 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 चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रू ट्रू पकड़ो, उधर भी ट्रू ट्रू पकड़ो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो इट इज लाइक 0.1 इंटू 0.3। दूसरे में ट्रू ट्रू फॉल्स, तो पहले वाले में ट्रू ट्रू पकड़ो, दूसरे वाले में ट्रू फॉल्स पकड़ो, 0.1 इंटू 0.7। तीसरे वाले में ट्रू फॉल्स ट्रू, तो यहां पे ट्रू फॉल्स पकड़ा और उधर क्या पकड़ना है? फॉल्स ट्रू पकड़ना है, ये वाला, मतलब 0.9 इंटू 0.6। ऐसे कर करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, सो ये हमारा मल्टीप्लाई वाला स्टेप हुआ और लास्ट है हमारा नॉर्मलाइज। सो नॉर्मलाइज भी एक सिंपल सा स्टेप है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार हमारे पास एक फैक्टर है, सपोज वी हैव अ फैक्टर, ये फैक्टर निकल के आया है जहां पे y ट्रू और y फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी या जो वैल्यू है वो 0.2 और 0.6 है, 0.2 और 0.6 है, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखोगे यार दोस्तों, एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि y के ट्रू और फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होना चाहिए, यहां पर 1 नहीं आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्टर्स आपको ऐसे दे दिए जाते हैं कि यार हमारे पास फैक्टर्स जो है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी शो नहीं करते, बट अगर ये फैक्टर दे रखा है और ये वैल्यू इसकी दे रखी है, हम इसको नॉर्मलाइज करके प्रोबेबिलिटी में मतलब ऐसा कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई उसका जो सम आना चाहिए, जो बेसिक रूल है प्रोबेबिलिटी का, वो 1 हो जाए। सो आप बोलोगे यार इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं जिससे इसका सम जो है वो 1 आ जाए। अब नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? ये 0.2 है, ये 0.6 है, तो अगर हम इन वैल्यूज को इनके सम से डिवाइड कर दें, इनके एडिशन से डिवाइड कर दें, जैसे 0.2 और 0.6 को नॉर्मलाइज करना है, तो क्या करेंगे? 0.2 डिवाइड बाय 0.2 प्लस 0.6, 0.6 डिवाइड बाय 0.2 प्लस 0.6, दैट इज 2/8,
6/8, ठीक है ना। तो ये नॉर्मलाइज स्टेप होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा, जिससे हमारा सम जो है वो 1 हो जाए। सो ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। कभी कभी फैक्टर्स हमें प्रोबेबिलिटी जैसा नहीं दिखते तो हम उसको नॉर्मलाइज करके प्रोबेबिलिटी जैसा बना लेते हैं। तो ये 4 स्टेप है हमारे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, वेरिएबल एलिमिनेशन सिर्फ हमें पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर कोई आपसे कहता है कि यार ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, और हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वी हैव टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी बी गिवन नॉट ऑफ ए, और यहां पे लिखा हुआ है यूजिंग वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड। तो मुझे बताइए, देखिए वेरिएबल एलिमिनेशन एक अच्छा मेथड है जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में यूज किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली बड़ा स्ट्रक्चर पेपर में नहीं आएगा, स्ट्रक्चर छोटा सा ही कुछ आएगा जैसा कि ये है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड से चाहिए, क्या मैं इसको नॉर्मल मेथड से कर सकता हूं? जो नॉर्मल मेथड हमें आता है, क्या मैं इसको नॉर्मल मेथड से कर सकता हूं क्या? यस, हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है फालतू वेरिएबल एलिमिनेशन। ऑब्वियसली देयर इज सम मेथड, उसके अंदर हम ये 4 एल्गोरिथम, 4 प्रोसेस को यूज करेंगे, मल्टीप्लाई, नॉर्मलाइज, सम आउट या रेस्ट्रिक्ट। बट हमें तो ये नॉर्मल करना आता है ना, कैसे करेंगे? तो आप बोलो सर ये तो हम नॉर्मली कर सकते हैं, यहाँ पर फालतू लफड़ों में क्यों पड़े यार। क्या बचेगा? प्रोबेबिलिटी बी कॉमा नॉट ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए। चलिए जल्दी से करिए, क्या बनेगा? बी कॉमा नॉट ऑफ ए में कौन इंक्लूड हो जाएगा? आप देखोगे यार इसके अंदर, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। जैसे कि आप सभी को पता है इसमें कौन कौन इंक्लूड हो जाएगा। बी कॉमा नॉट ऑफ ए के अंदर हम, आप देख सकते हो बी तो किसी पे डिपेंड करता नहीं है, लेकिन नॉट ऑफ ए मतलब जो ए है वो करता है ई और बी दोनों पे। तो बी तो ऑलरेडी फिक्स आ गया है, नॉट ऑफ ए फिक्स आ गया है, लेकिन यहां पे ई जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ई एक वेरिएबल बन जाएगा, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। और अगर आप ये देखोगे पी ऑफ नॉट ऑफ ए, इसके अंदर आप देख सकते हो कि वैसे तो यहीं से निकल जाएगा, यहीं से निकाल सकते हो पी ऑफ नॉट ऑफ ए बहुत आराम से, बट लेट्स ट्राई टू डू इट। तो वैसे यहाँ पे 4 केस बनेंगे। वैसे वो यहीं से निकल जाएगी पी ऑफ नॉट ऑफ ए भी ना, कोई परेशानी नहीं होगी, अपन कर लेते हैं इसको। चलिए सो लेट्स ट्राई टू डू इट। लेकिन मैं पूरा प्रोसेस फॉलो कर लेता हूँ जिससे आपको कभी डाउट ना हो। सो लेट्स डू इट। तो बी कॉमा नॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी कॉमा नॉट ऑफ ए और ई ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे नीचे से शुरुआत होती है हमेशा, तो नॉट ऑफ ए गिवन बी कॉमा ई, और बी और ई इंडिपेंडेंट है, नॉट ऑफ ए गिवन बी नॉट ऑफ ई, और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ई, ये आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, आप देख सकते हो नॉट ऑफ बी गिवन बी ई, तो बी ई ट्रू होना चाहिए। तो आप देखोगे यहां पे ए गिवन बी ई है 0.8 है, तो ये 0.2 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.1 और ई कितना है 0.3 प्लस नॉट ऑफ ए गिवन बी नॉट ऑफ ई, बी नॉट ऑफ ई, तो बी नॉट ऑफ ई ए का है 0.7, लेकिन नॉट ऑफ ए करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, बी देखेंगे 0.3 है, और नॉट ऑफ ई कितना है 0.9। ये देखो कितनी आएगी, जल्दी से बताइए।
आ पा रहा है दोस्तों? चलिए, सो लेट्स ट्राई टू डू इट। ये कितना बन जाएगा? 0.2, 0.1, 0.3, 0.06 आ जाएगा। 0.006 आएगा भाई। 0.3, 0.3, 0.9, 0.087 आ रहा है दोस्तों, एक बार चेक करना। चलिए, अब यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए, वैसे आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए के अंदर 4 केस बनेंगे। नॉट ऑफ ए बी ई, नॉट ऑफ ए बी कॉमा, सॉरी, नॉट ऑफ ई, नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ बी, नॉट ऑफ ई, एंड फाइनली प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ बी एंड ई। अब देखोगे यार, दो वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट? कौन कौन सी? नॉट ऑफ ए बी ई निकाल चुके हैं, नॉट ऑफ ए बी नॉट ई निकाल चुके हैं, तो ये दोनों तो निकाल चुके हैं। तो आ जाएगा 0.087, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए गिवन नॉट ऑफ बी, नॉट ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ई, प्लस लास्ट वाला अगर देखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए। कर पा रहे ना दोस्तों आप लोग? मैं लिख थोड़ा ज्यादा रहा हूं, बट हम बिना उसके भी कर सकते हैं। और पेपर में आप मान के चलो कि इससे ज्यादा 4 नोड वाला, इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा, आना तो नहीं चाहिए। 0.087 प्लस इसको अगर हम देखेंगे तो b गिवन नॉट ऑफ ई, नॉट ऑफ ई 0.1 है, तो इधर आ जाएगा 0.9। अच्छा, नॉट ऑफ b कितना है? 0.7, नॉट ऑफ ई कितना है? 0.1, प्लस नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ बी एंड ई, तो ये 0.2 है, तो वो 0.8 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ बी कितना है? 0.7, और ई कितना है? 0.1 शायद, है ना? चलिए, अब देखो, इसको चेक कर लो। प्लस 0.9 इंटू 0.7 इंटू 0.1 प्लस 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.1, 0.206। मेरे प्यारे बच्चों के बच्चों, मैच हो रहा है, एक बार चेक कर लो जरा। वीरेंद्र भैया, स्वास्थ्य भैया, शाश्वत भैया, ओके सॉरी, अखिल भैया, एक बार चेक करो तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों का रेशो 0.8087, 0.087 डिवाइड बाय 0.206 कितना बनेगा? 0.422। एक बार चेक कर लीजिए, वैल्यू मैच हो रही है दोस्तों? एक बार वैल्यू मैच कर लीजिए, बताइए क्या सही आ रही है? हाँ, नॉट ऑफ ई 0.9 लिया है ना? कहीं गलती कर दी क्या? सही तो है? ओ सॉरी, यहां गलती हो गई ना, 0.9। अब ठीक है, चलो सॉरी यार, मिस्टेक। 0.087 प्लस 0.9 इंटू 0.7 इंटू 0.9, है ना? अब ठीक है। 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.1, 0.71, 0.71 आ रहा है क्या? ये एक बार चेक करना। अभी ठीक है, अभी ठीक है, एक बार चेक करो, अभी ठीक है। क्या ये ठीक है? परफेक्ट है। अभी देख लीजिए एक बार आप लोग।
चलें दोस्तों आगे, चलिए तो लेट्स मूव ऑन दोस्तों, आगे चलते हैं। आई होप सब लोग कर पा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, वेरिएबल एलिमिनेशन सिर्फ एक बात है जो हम लोगों ने करने की कोशिश करी, कुछ पढ़ा उसके बारे में हम लोगों ने, लेकिन जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वेरिएबल एलिमिनेशन हमने देखा भी था, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा नेटवर्क कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखा हम लोगों ने। बट फाइनली क्वेश्चन हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। जो मुझे फील हो रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में से, मतलब इस वाले पार्ट में से जो लास्ट पार्ट है हमारा, आप देखेंगे दैट इज अप्रोक्सीमेट इन्फरेंस यूजिंग सैम्पलिंग, दैट इज द लास्ट पार्ट। अप्रोक्सीमेट इन्फरेंस के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ सैम्पलिंग मेंशन है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट इन्फरेंस यूजिंग सैम्पलिंग, तो हमारे सवाल में, हमारे सिलेबस में सिर्फ सैम्पलिंग मेंशन है, तो हम वो सैम्पलिंग के सारे पार्ट या सारी बातें करने वाले। सो दोस्तों यहां पे हमारा जो बेयसियन नेटवर्क होता है जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना, उसमें प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल होता है जो हमारे वेरिएबल्स या रैंडम वेरिएबल्स में रिलेशनशिप जनरेट करने में काम करता है, ठीक है ना। अब एग्जैक्ट इन्फरेंस जैसा हम लोगों ने अभी किया, छोटे से नेटवर्क में ही हमें करीब करीब 5 से 7 मिनट लग गए। लेकिन अगर मान लो कोई बड़ा नेटवर्क हो गया जिसमें 50-100 वेरिएबल्स हैं, तो इन दैट केस एग्जैक्ट इन्फरेंस बिकम कंप्यूटेशनली इनफीजिबल, ठीक है ना, फॉर लार्ज स्केल नेटवर्क्स, ठीक है ना, ड्यू टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि जैसे जैसे आपके वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, ठीक है ना, क्योंकि डिपेंडेंसीज बहुत सारे होंगे। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, अगर आपको ध्यान हो, जो हमने एक चेन बनाई थी, अगर आपको ध्यान हो दोस्तों, हम लोगों ने 4 वेरिएबल का एक केस लिया था, सॉरी 5 वेरिएबल का एक केस लिया था, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने आपसे बोला था कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बता दो, तो आपने बोला था यार यहां पर अगर हर एक वेरिएबल टेक n वैल्यूज, तो यहां पर आपको ध्यान होगा हम समेशन कर लिए थे, क्योंकि सभी वेरिएबल्स आएंगे, ई डी पे कर रहा है, डी सी पे कर रहा है, सी ए पे कर रहा है और फिर बी पे हो रहा है, तो ए बी सी डी ई सारे वेरिएबल्स आएंगे, बस यहाँ पे ई फिक्स रहेगा, लेकिन बाकी सब पर समेशन हो जाएगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं, अगर हर एक वेरिएबल की n वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वी विल हैव कितने समेशन समिंग वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो दोस्तों कि अगर बाइनरी केस ले लें, 4 वेरिएबल हैं तो 4 टू पावर 2 16 केसेस होंगे, लेकिन अगर यहां पे n वैल्यूज ले लें तो 4 टू पावर n या n टू पावर 4 था, क्या था सीन, 4 टू पावर n था या n टू पावर 4 था, 4 टू पावर n था या n टू पावर 4 था, क्या होगी कॉम्प्लेक्सिटी। तो ईच वेरिएबल हैज n वैल्यूज, 4 टू पावर n या n टू पावर 4, बिल्कुल सही है, n टू पावर 4 आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो यहां पे n टू पावर 4 वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। सो यहां पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे अगर आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ाते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है यहाँ पे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज की, ठीक है ना। सो इसीलिए देयर इज सम प्रॉब्लम, हमने देखा कि अगर बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हम एग्जैक्ट इन्फरेंस, जो अभी तक हम एग्जैक्ट इन्फरेंस करते आए थे, जहां पे हम एक्चुअल वैल्यूज कैलकुलेट करते थे किसी भी प्रोबेबिलिटी के लिए, तो वो फीजिबल नहीं है बड़े नेटवर्क्स में, इसलिए हम अप्रोक्सीमेट इन्फरेंस पर आते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इन्फरेंस क्या कहता है, अप्रोक्सीमेट इन्फरेंस इज यूज्ड व्हेन द एग्जैक्ट इन्फरेंस इज कंप्यूटेशनली इनफीजिबल, कि भाई वो नहीं निकल पाएगी,
हम नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग अ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हम निकालते हैं, और इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। देयर आर मेनी मेथड्स टू डू इट। ओके, सो यहां पे क्या होता है दोस्तों, देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ, देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ, ठीक है ना, जहां पर हम एग्जैक्ट आंसर के पीछे नहीं भागते बल्कि कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी के ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं। सो एग्जैक्ट आंसर के पीछे नहीं भागते बल्कि हम कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी पर फोकस करते हैं, ठीक है ना। सेम स्लाइड है। अब आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। ओके, देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे 5 हैं, ओके, चलिए अच्छा ये बताइए, हम लोगों ने इतने सारे चीज़ों को देखा, वी हैव डन सो मेनी थिंग्स, हमने लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा, हम लोगों ने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी कुछ होती है, O2 राइट। इट वाज लाइक फॉर एग्जांपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाज, अगर आपको ध्यान हो तो इट वाज अ ऑर्डर ऑफ D हमारी डेप्थ होती थी, और हमारे पास क्या होता था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होते थे, राइट। सो B2 हम लिखते थे। अब इसको एक्सपोनेंशियल लिखोगे या आप क्या लिखते हो इसको, मतलब क्या समझते हो इसको, एक्सपोनेंशियल या पॉलिनोमियल, व्हाट डू यू थिंक, आप इसको क्या लिखते हो। कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ब्रांचिंग फैक्टर एंड डेप्थ, सो इसको हम क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल या पॉलिनोमियल। इसको एक्सपोनेंशियल लिखते हैं, पॉलिनोमियल नहीं लिखते। एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर वाली, ठीक है ना, देयर सम पावर, आप देखते हो इट इज लाइक B2 तो पावर वाले केस में आप बोलोगे सर ये तो पॉलिनोमियल हुई, नहीं पॉलिनोमियल नहीं बोलते, हम इसको एक्सपोनेंशियल ही बोलते हैं क्योंकि पावर वाला केस आता है, ठीक है, जैसे E2 यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेप्थ और ब्रांचिंग फैक्टर दोनों पे डिपेंड कर रहा है। वैसे यहाँ पर भी हमारा जो N2 जो आ रहा है, N इज अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हर एक, सॉरी N इज अ नंबर ऑफ वैल्यूज जो हर एक वेरिएबल ले सकता है, 4 इज अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग इसको पावर वाले केस में पॉलिनोमियल नहीं बोलते, एक्सपोनेंशियल ही बोलते हैं, ठीक है ना। और एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी ही बोलते हैं। अब देखिए सैम्पलिंग मेथड मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, फालतू बोरिंग सी बातें, आते अपन एक कहानी पे, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ सैम्पलिंग हम देख सकते हैं, देयर आर मेनी टाइप ऑफ सैम्पलिंग, प्रायर पढ़ेंगे आज की क्लास में, रिजेक्शन आज की क्लास में देखेंगे, लाइक्लीहुड आज की क्लास में देखेंगे, और बाकी है गिब्स एंड MCMC, दैट इज मार्कोव चेन मोंटे कार्लो। सो ये टाइप ऑफ सैम्पलिंग है। मैं आपको फिर बता दूं, अप्रोक्सीमेट इन्फरेंस बहुत सारे तरीके से हो सकता है कि हमारे सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन्ड है कि अप्रोक्सीमेट इन्फरेंस यूजिंग सैम्पलिंग, तो हमें सैम्पलिंग ही करना है। सो आज की क्लास में 3 सैम्पलिंग पढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे, पहले आइए कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए प्रायर सैम्पलिंग को समझाता हूं आपको, प्रायर सैम्पलिंग, ठीक है ना, प्रायर सैम्पलिंग को समझाता हूं, कहानी लिखी हुई है पीछे, विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट दे दो यार, इसका ना कैमरा थोड़े सेटिंग कर लूं क्योंकि अब नॉर्मली स्लाइड्स वाइट है, पता नहीं क्या हो गया इसको, मैंने कुछ छेड़खानी तो कर दी है इसमें, मुझे ऐसा लगता है। चलिए ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी दे रखी है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी आपको मेंशन है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको सैम्पलिंग का तरीका बता रहा हूं कि सैम्पलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए सो हमारे पास यहां पर रैंडम हम नंबर्स उठाते हैं, यहां पर हम ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग, राइट, प्रोसेस ऑफ प्रायर सैम्पलिंग, प्रोसेस ऑफ प्रायर सैम्पलिंग। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। ओके, सो यहां पे क्या होता है दोस्तों, हम यहां पर यूनिफॉर्मली एट रैंडम 0 से लेके 1 तक नंबर्स को एक टेबल में ले लेते हैं। रैंडम नंबर्स हैं, ये फिक्स नहीं है,
हो सकता है पेपर में आपको कुछ और नंबर दे दिए जाएं, हो सकता है पेपर में आपसे इस तरह का सवाल ही ना आए, हो सकता है प्रायर सैम्पलिंग पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, तो मैं आपको वो भी कराऊंगा। बट मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये सैम्पलिंग कैसे होती है, क्या होता है। तो स्टेप नंबर 1 हम क्या करते हैं दोस्तों, हम 0 से 1 तक एक रैंडम नंबर्स की सीरीज बना लेते हैं, ठीक है, जैसा हमने यहां पे किया। अब यहां पे क्या करते हैं दोस्तों, 0 से लेके 1 तक की एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, और अपनी प्रोबेबिलिटी पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी वाली टेबल पे आते हैं। सो प्रोबेबिलिटी वाली टेबल के अकॉर्डिंग हमें ए मिलेगा 0.8 प्रोबेबिलिटी तक। तो हम बोलेंगे भैया 0 से लेके 0.8 तक हमें ए मिलेगा, और 0.8 से 1 तक हमें -a मिलेगा। हमने इस तरह से जो भी प्रोबेबिलिटी की यहां पे लिखी हुई थी वो मैंने यहां पे बना दिया कि भाई 0 से लेके 0.8 तक हमें a मिलेगा एंड देन विल गेट -a, ठीक है। सो हमने इसका यूज किया, अब इसका यूज करेंगे। तो पहला नंबर है 0.31, 0.31 यहां कहीं पे आ रहा होगा, राइट। तो जब वो यहां कहीं पे आ रहा है, इसका मतलब अगर 0.31 हमारा पहला नंबर है तो हम बोलेंगे यार पहला सैंपल हमें ए मिला। दूसरा नंबर है 0.58, तो आप बोलोगे 0.58 यहां कहीं पे आएगा, तो इसका मतलब दूसरा नंबर भी ए मिला। तीसरा नंबर है 0.04, तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी ए मिला। ये वाला नंबर जो है वो ए सैंपल को करस्पॉन्ड कर रहा है। नेक्स्ट नंबर इज 0.94, 0.94 यहां कहीं पे होगा। इसका मतलब यहां पे जो सैंपल मिला वो -a मिला। यहां पर 0.67 यहां कहीं पे आएगा, तो ये वाला सैंपल भी ए होगा और ये वाला सैंपल भी ए होगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से कुछ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल पक्की बात है, बट कुछ कुछ मैंने बताया आपको, कुछ कुछ लगा होगा कि हाँ चलो कुछ हो रहा है, देयर समथिंग विच इज हैपनिंग। अब आते हैं दूसरी बात पे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ए के अंदर बहुत सारे वैल्यूज हों, A1 A2 A3 A4 A5, और हर एक की प्रोबेबिलिटी यहां पर मेंशन की गई है। तो यहां पे क्या करने वाले हैं दोस्तों हम लोग, अगेन द सेम थिंग, 0 से लेके 1 तक हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे। A1 है 0.35 तक, तो 0 से लेके 0.35 तक तो हमारा A1 है। अब 0.35 से 0.15 आगे जाना है, तो मतलब 0.35 से लेके 0.15 मतलब 0.5 तक जाना है। यहां पर A2 मिलेगा। तीसरा 0.1 आगे, तो 0.5 से लेके 0.1 आगे तक 0.6 तक A3 मिलेगा। फिर यहां पे 0.6 से लेके 0.25 आगे तक हमने बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूं, मुझे लगता है आप सभी लोग पकड़ पा रहे होंगे बात को। ये हमारा A4 है एंड फाइनली 0.85 से लेके लास्ट में हमें A5 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे अगर हम देखें तो आप बोलो सर फिर से हमने वही किया, 0 से लेके 1 तक हमने रैंडम नंबर्स की एक सीरीज जनरेट करी। अब मुझे बताओ सैंपल वैल्यूज क्या मिल रहे हैं या सैंपल्स क्या मिल रहे हैं। तो बोलो 0.31 मतलब A1 मिलेगा, 0.58 मतलब A3 मिलेगा, 0.04 A1 मिलेगा, 0.94 A5 मिलेगा, 0.67 A4 मिलेगा, 0.49 A2 मिलेगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी को नंबर में डाला, एक सीरीज एक वो बना दी हमने, लाइन में ड्रॉ कर दी 0 से लेके 1 तक, और उसके बाद एक सीक्वेंस जनरेट किया 0 से लेके 1 तक एंड अकॉर्डिंगली हमने देखा सैंपल्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ऑर्डर ऑफ वेरिएबल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए जो भी आपको यहाँ पे ऑर्डर दे रखा होगा आप इसी सीक्वेंस में यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना। जो भी आपको ऑर्डर दे रखा होगा इसी सीक्वेंस में आप इसको बनाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, अगेन कहानी आ गई, लेकिन यहां पे आप देख सकते हो यहां पे हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी दे रखी है। 0 से लेके 1 तक हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो आप देख सकते हो यहां पे हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी दे रखी है, राइट। यहां पे आप देखोगे हमारे पास
तो आप देखोगे पहला है प्लस ए कहां तक है, 0 से लेके 0.3 तक, ए बी, 0.3 से लेके 0.4 तक, ए एंड माइनस बी। नेक्स्ट है 0.4 से लेके 0.8 तक, माइनस ए एंड बी। और फाइनली आखिरी वाला होगा माइनस ए माइनस बी। ठीक है ना। तो यहां पे हमें ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी दे दी गई। तो बोलो सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई यार, सेम ही तो है। 0.31 पे क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर ए कॉमा माइनस बी मिलेगा, मतलब 0.31 वैल्यू आई तो ये हमारा सैंपल हुआ। ठीक है, 0.58 आया तो माइनस ए कॉमा बी मिला, 0.04 आया तो ए कॉमा बी मिला, 0.94 आया तो माइनस ए कॉमा माइनस बी मिला, 0.67 आया तो माइनस ए कॉमा बी मिला, 0.49 आया तो माइनस ए कॉमा बी मिला। तो इस तरह से हमें सैंपल्स मिले। थोड़ी बहुत बात घुस रही है दिमाग में, थोड़ी बहुत बात घुस रही है दिमाग में। ठीक है ना, चले आगे, बढ़िया। अब यहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला सीन भी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला सीन भी है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप डायरेक्ट लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पहले क्या पता होना चाहिए, यहां पर एक लाइन नहीं बनेगी, यहां पर दो लाइन बनेंगी। यहां पर एक लाइन नहीं बनेगी, यहां पर दो लाइन बनेंगी। सॉरी, यहां पर दो लाइन बनेंगी। कौन कौन से केस के लिए दोस्तों, एक आएगा जब ए हमारा जब कैपिटल ए हो जाएगा प्लस ए, और जब कैपिटल ए होगा माइनस ए। राइट, चलो अब यहां पे देखिए 0 से लेके 1 के बीच में आप अगर देखो ए को हमने ए लिया है, तो आप अब कौन कौन सी रोज को देखोगे। अब जब ए को ए ले लिया है तो हम सिर्फ ये दोनों रोज को देख पाएंगे। ठीक है ना, हम ये दोनों रोज को देख पाएंगे। अब इन दोनों रोज में क्या है दोस्तों, तो इट इज लाइक हमने प्लस ए ले लिया है, तो प्लस बी कब आएगा, प्लस बी आएगा 0.3 तक। ठीक है ना, 0.3 तक आएगा प्लस बी, और बाकी जगह आएगा माइनस बी। क्या है, मैं आपको समझा पाया हूं दोस्तों, एक बार चेक करिए। और अगर मैंने माइनस ए ले लिया है तो नीचे वाले दोनों को पकड़ना पड़ेगा, 0.6 एंड 0.4, प्लस बी आएगा 0.4, और यहां आ जाएगा माइनस बी। आया समझ में, राइट। ठीक है ना, चले आगे, परफेक्ट है। अब आते हैं सवाल पर दोस्तों, कि सर अब सवाल की बारी आती है। ठीक है ना, बात ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे यार यार अखिल भाई कैसी बातें कर दी यार तुमने। अगर ए गिवन बी दे रखा होगा तो कहानी उल्टी हो जाएगी। आपको प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी की दे रखी होगी, तो आप बी को गिवन करके ए को यहां पे डाल दो, कौन सी बड़ी बात हो गई यार। ठीक है ना, अच्छा चलो यहां पे अब बोलो सर इसमें सैंपल कौन सा आएगा, तो यहां पर हमें ए गिवन होगा, राइट। तो यहां पे हम ए को प्लस ए ले लेते हैं, तो प्लस ए लेने पर ये हमें क्या देगा, माइनस बी। ये क्या देगा, माइनस बी। ये क्या देगा, बी। ये क्या देगा, माइनस बी। उसमें कोई परेशानी तो नहीं है ना। अरे आ रहे हैं, परेशान मत हो यश भाई, मुझे लगता है अगली स्लाइड में आपको सब क्लियर हो जाएगा कि सर ये सैंपल की बात क्या हो रही है। सैंपल, अच्छा हाँ, ये ना सैंपल
कि भाई हमें ए दे रखा होना चाहिए। तो अगर ए को हमने ए लिया है, कैपिटल ए को प्लस ए लिया है, तो ये माइनस बी बी माइनस बी, ये माइनस बी, और ये हमें क्या देगा 0.49 माइनस बी। ठीक है ना, समझ में आ गया? ठीक है यश भाई, बताइए क्या ये समझ में आ गया? ठीक है भैया, चले आगे। अब आते हैं सवाल पे कि सर अब ये बताओ कि मतलब कैसा सवाल आ सकता है। तो पहले बताइए क्या ये दिख रही है आपको स्लाइड, एक बार देख लीजिए। अब सवाल कैसा आ सकता है ये समझते हैं। ये पूरा प्रायर सैंपलिंग वाला टॉपिक चल रहा है, अभी मैं आपको सैंपलिंग करना सिखा रहा हूं। स्लाइड दिख रही है, सारी वैल्यूज दिख रही हैं दोस्तों। चलिए, तो हम सबसे पहले रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले रूट नोड से स्टार्ट करते हैं, फिर चिल्ड्रन और आगे बढ़ते हैं। 4 नोड से ज्यादा का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। तो हम सीक्वेंस लेते हैं ए बी सी डी। चलिए, अब सबसे पहले ये नंबर्स को देखते चलिए, तो सबसे पहला नंबर है 0.31। इसके आगे के नंबर्स कुछ लिख लेंगे हम लोग रैंडम, डोंट वरी। तो 0.31 हम सबसे पहले किसको चूज करेंगे, सबसे पहला नंबर पकड़ेंगे और सबसे पहले जाएंगे ए के पास, क्योंकि हमने सीक्वेंस ये रखा है ए बी सी डी। अच्छा, क्या कोई बच्चा ए सी बी डी भी सीक्वेंस रख सकता है क्या? यहां पे इस सवाल में क्या कोई बच्चा ए सी बी डी सीक्वेंस भी रख सकता है? क्या इस सवाल में कोई बच्चा ए सी बी डी भी सीक्वेंस रख सकता है? हां, रख सकता है। क्यों? क्योंकि ए के चाइल्ड दोनों हैं बी और सी, क्योंकि ए के चाइल्ड दोनों हैं बी और सी। अब दोनों में से किसको प्रेफरेंस देनी है वो मर्जी आपकी है, लेकिन सवाल में आपको दे रखा होगा कि आपको सीक्वेंस कैसा लेना है। मैं फिर से बताता हूं, यहां पे आप सीक्वेंस ए सी बी डी भी ले सकते हो। अब बोलो सर सीक्वेंस से क्या फर्क पड़ेगा, अभी बताता हूं, डोंट वरी। बट आप देख सकते हो बी और सी सेम लेवल पर हैं। हम अगर रूट नोड से शुरुआत कर रहे हैं, ए से शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं बी को पहले सी को बाद में देन डी, या फिर सी को पहले बी को बाद में देन डी ले सकता हूं। अभी तक आप लोगों को यह नहीं पता है कि सीक्वेंस से क्या फर्क पड़ेगा, बट अभी मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि आप ए सी बी डी सीक्वेंस भी ले सकते हो, यहां पे कोई रोकने वाला नहीं है। बट लेट्स गो विद द फ्लो ए बी सी डी। अब आते हैं, सबसे पहले आप इस नंबर पे जाओगे और अपने सीक्वेंस में पहला नंबर देखो। ये पहला नंबर है, ये पहला ए है, तो आप जाओगे सबसे पहले ए पे। ठीक है, अब जैसा कि आप सभी को पता है ए की मार्किंग कैसे बनने वाली है, वही जैसे बनती है। आप बोलो सर ए की लाइन कैसे बनेगी यार, बताओ ना। तो ए की लाइन ऐसे बनने वाली है। अब सर ये आएगा 0 से लेके 0.8 तक प्लस ए, और 0.8 से 1 तक माइनस ए। अब देखिए 0.31 हमें ए का कौन सा वैल्यू दे देगा, 0.31 हमारे कैपिटल ए का कौन सा वैल्यू दे देगा, 0.31 हमारे ए का कौन सा वैल्यू निकाल के दे देगा? प्लस ए दे देगा दोस्तों, है ना। तो आप बोलो सर बिल्कुल सही बात है यार, यहां पर जैसा कि हमने ये देखा तो ये हमें प्लस ए निकाल के दे देगा। बहुत बढ़िया, ये नंबर सीक्वेंस आपको पेपर में दिया जाएगा, आपको याद करके जाने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस ए निकाल के दे देगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। अब दूसरा नंबर है 0.58, और अब हम जाएंगे बी पे। ठीक है, अब हम जाएंगे बी पे, क्योंकि बी हमारे सीक्वेंस में हमने दूसरे नंबर पे लिया है, तो दूसरा नंबर 0.58 इसको करस्पॉन्ड करेगा। अब आते हैं इस पे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमें ऑलरेडी क्या गिवन है, यहां पे ऑलरेडी ए दे रखा है।
इसका मतलब हम इन दोनों में से कौन सी लाइन को लेने वाले हैं, कौन सी रो को लेने वाले हैं। तो आप बोलोगे सर हमें ए ऑलरेडी गिवन है, तो हम ये वाली रो को लेने वाले हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ए हमें ऑलरेडी गिवन है, ए हमें ऑलरेडी गिवन है, ए हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस हमारा 0 से लेके 0.8 तक बी आएगा और बाकी 0.2 में -b आएगा, क्योंकि हमें कैपिटल ए ऑलरेडी स्मॉल ए गिवन है। तो हम इन दोनों रोज का इस्तेमाल करेंगे और देखोगे यहाँ पे 0.58 है, तो 0.58 यहाँ पे कहीं आएगा, बी हमें मिल जाएगा। इज दिस फाइन? बढ़िया। अब आते हैं 0.04 पे। 0.04 हमारे सी को करस्पॉन्ड कर रहा है। सी पे आते हैं तो आप देखोगे सी पे भी आप देखोगे ऑलरेडी ए हमें 1 दे रखा है, ए प्लस ए दे रखा है, तो विल कंसिडर दिस एज द रो। हम इन दोनों रोज को ही कंसिडर करने वाले हैं। और यहां पे भी आप देखोगे तो सेम बना सकते हो इफ यू वांट टू, बट मुझे दिख रहा है कि 0.04 इस वाले खेमे में आ जाएगा और यहां पे हमें प्लस सी मिल जाएगा। क्या ये सही है? एक बार आप चेक करिए। मेरे प्यारे बच्चों कर पा रहे हो? सुदीप्ता भैया, वीरेंद्र भाई, संचिता, अली भाई। अब आते हैं लास्ट वाले पे, डी पे आते हैं। अभी 0.94 हमारा डी है। अब आते हैं इधर, ठीक है। अब यहां पे कौन कौन सी रोज को देखने वाले हैं हम लोग? सो डी इज डिपेंडेंट ऑन बी एंड सी, लेकिन यहां पे बी और सी हमारे प्लस प्लस हैं, तो हम कौन कौन सी रोज को देखने वाले हैं? एक इस रो को देखने वाले हैं और नीचे वाली रो को देखने वाले हैं, ठीक है ना। और यहां से आप देखोगे 0.94 है, तो हम इन दोनों रोज को देखने वाले हैं। तो 0.94, ये 0.3 है और ये 0.7 है। क्या -d दिख रहा है मेरे बच्चों? सो दिस इज योर फर्स्ट सैंपल। जल्दी से एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं आप सबका। चलिए चलें आगे। क्या ये सबको समझ में आया? ये हमारा पहला सैंपल हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रायर सैंपलिंग। ये बिल्कुल बेसिक है, जहां पे हमने पूरे तरह से इसको देखा। क्या ये सबको क्लियर है दोस्तों? अब आते हैं दूसरे पे। अब ये बताइए, अब 0.67 किसको दिखाएगा? अब 0.67 किसको दिखाएगा? अरे अभी चल रहे हैं ना आगे, डोंट वरी भाई, टेंशन मत लो, अभी आगे आ रहे हैं। 0.67 अब किसको दिखाएगा? क्या यहां पर अब नया वेरिएबल, नया सैंपल क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा? तो यहां में यार पहला सैंपल खत्म हो गया, ये हमारा पहला सैंपल खत्म हो गया। अब आती है दूसरे सैंपल की बात कि भाई अब तो दूसरा शुरू हो गया ना, तो अब ये फिर से ए को रिप्रेजेंट करेगा। ए पर आते हैं तो अब ए तो किसी पे डिपेंड करता नहीं है, तो यहां पे 0.67 यहां कहीं पे आएगा, तो यहां पे फिर से प्लस ए आ जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं इधर 0.49 बी को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन आपको पता है ऑलरेडी प्लस ए आ चुका है, तो हम इन दोनों रोज को देखने वाले हैं। 0.8 तक प्लस बी है, तो 0.49 पे भी प्लस बी आएगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं सी पे। सी आप देखोगे 0.56 हमें दे रखा है यहाँ पे नंबर, थर्ड नंबर, ये सी को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे आप देखिए ऑलरेडी हमारा ए पॉजिटिव है, तो विल टेक दीज वैल्यूज, ठीक है। और 0.7 और 0.3 अगर आप देखोगे, नंबर चेंज कर दूं थोड़ा सा, जिससे वो सी नेगेटिव, एटलीस्ट सी तो नेगेटिव आ जाए, कुछ तो बदल जाए भाई, कुछ तो जिंदगी में चेंज आ जाए। तो रैंडम नंबर पकड़ रहे हैं, तो लेट्स से 0.83 ले लेते हैं और लास्ट ले लेते हैं 0.56, चलो ठीक है ना। चलिए, तो थोड़ा सा मैंने चेंज किया जिससे हम थोड़ा कुछ कर पाए। तो ये वाला 0.83 हमारा सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हो ए ऑलरेडी गिवन पॉजिटिव है, तो हम यही दोनों रोज को देखने वाले हैं, लेकिन ये 0.7 तक संभाल के रखेगा इसको, और 0.7 से लेके 1 तक ये संभालेगा। 0.83 है तो वी गेट -c। एंड फाइनली अगर हम डी वाले को देखेंगे, तो अब यहां पे आपको देखना है बी पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, तो कौन सी रोज को देखने वाले हैं? बी पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, हम इन रोज को देखने वाले हैं।
तो यहाँ पे आप देखोगे 0.1 तक तो डी पॉजिटिव है, लेकिन 0.1 से आगे डी नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें माइनस डी मिलने वाला है क्योंकि वैल्यू है 0.56। सो दिस इज योर सेकेंड सैंपल। इस तरह से नंबर सीक्वेंस, क्योंकि 0 से 1 के बीच में आप बहुत सारे नंबर्स आप रैंडमली निकाल सकते हो, तो इसलिए आप बहुत सारे यहां पे सैंपल्स भी क्रिएट कर सकते हो। एक बार जल्दी से बता दीजिए किस किस को थोड़ा थोड़ा समझ में आया। पेपर में हो सकता है आपसे 1 या 2 सैंपल पूछे, इससे ज्यादा पेपर में पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। बताइए, समझ में आ गया? अच्छा, यहां पे अगर आप इस बात को समझो, इसके पीछे की कुछ क्या बोल सकते हैं, इसके पीछे की कहानी, बैकग्राउंड को कोई समझ पा रहा है क्या? मतलब ठीक है, मैंने कुछ बता दिया आपको, कोई कहानी सुना दी, आपको कहानी पसंद भी आ गई, मजा आ रहा है, ठीक है ना, कहानी समझ में आ गई, लेकिन क्या, हाँ एग्जैक्टली, इसमें हो क्या रहा है यार? अब मैं आपको इसका रिजल्ट बताता हूं, बट इसके पीछे की कहानी आप लोग ही बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। यहां पे हम ऐसे सैंपल्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट, वी आर क्रिएटिंग सैंपल्स। अब कुछ आ गया मेरे पास, अब हो क्या रहा है, विल टॉक अबाउट इट। नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा, इसमें ये क्या हो रहा है ये आप लोग बताओगे, इसके पीछे की कहानी अगर कोई सोच सके तो। सोच पाओगे वैसे आप लोग, सोच के देखो, बट कोई बात नहीं, अभी आगे चलते हैं। मैं विल कम बैक टू द क्वेश्चन, डोंट वरी। अब यहां पर दोस्तों हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हमने सैंपल्स क्रिएट कर लिए, तो ये सैंपल्स आ गए हमारे पास, राइट, हमारे पास ये सैंपल्स आ गए। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, और हो सकता है एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। कहानी थोड़ी सी बहुत सिंपल है, मतलब आप अगर बेसिक प्रोबेबिलिटी को अगर आप दिमाग में रखोगे ना तो कर पाओगे। इसके पीछे की कहानी को सोचो, चलो मत सोचो, पहले सवाल करते हैं फिर सोचते हैं साथ में। चलिए, तो मान लीजिए यहां पर हमारे पास सैंपल्स आ गए, ये प्रायर सैंपलिंग के सैंपल्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारे पास ये बेयसियन नेटवर्क था, उसके अंदर ये प्रोबेबिलिटीज का पूरा जंजाल था। उसके बाद हमने ये सैंपल्स क्रिएट करे, आप देख सकते हो कितने सैंपल्स हैं। ठीक है, 10 सैंपल्स हैं हमारे पास। अब अगर कोई कहता है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस डी बता दो मुझे, अब सर क्या ही है उसमें, इट इज सिंपली इक्वल्स टू सैंपल्स विद कैपिटल डी इक्वल्स टू प्लस डी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल। अब बोलोगे यार मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या वो पूरा पूरा वो एडिशन वेडिशन नहीं करना है? नहीं, ये है सैंपलिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल, कि अगर आपने ये सैंपल्स बना लिए, उसके बाद आपको कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी पूछ रहा है, तो बोलो सर वो सब नहीं करना, क्या हमें वो जो हम पीछे कर रहे थे कि भाई डी को अगर हम लेंगे तो डी को लेने पर बी और सी भी आएंगे और ए भी आएगा, तो यहां पे हमारे पास 8 केस बनेंगे, तो सब में एडिशन होगा? नहीं, कुछ नहीं करना। तो आप देखोगे ये करना है, तो क्या करेंगे, डी कितनी जगह पॉजिटिव है, आप देखोगे 1 2 3 जगह हमारा प्लस डी है और बाकी जगह नहीं है, तो 3 डिवाइड बाई 10। यहां पे क्या करना है दोस्तों, बी ए कॉमा बी माइनस बी, तो यहां पे क्या करना है, सैंपल्स विद कैपिटल ए इक्वल्स टू प्लस ए एंड कैपिटल बी इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। अब देखिए ए और माइनस बी, तो यहां पे ए माइनस बी है, यहां पे है, यहां पे है, बस 3 जगह, 1 2 3, बस 3 जगह है ना, ए माइनस बी सिर्फ 3 जगह है। ठीक है ना, सब समझ गए ये भी? अब इसके पीछे की कहानी समझ सकता है कोई? चारों नेगेटिव हैं किसी में? चारों नेगेटिव एक जगह है, कोई और भी आ रहा है क्या चारों नेगेटिव वाला? एक जगह चारों नेगेटिव है, बस एक ही जगह, ठीक है ना, 1/10। अब देखिए सी गिवन माइनस डी, तो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस सी कॉमा माइनस डी
डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस डी। अब देखिए माइनस सी का माइनस डी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बताओ सी और डी माइनस माइनस कहां पे है, तो आप बोलो सर एक यहां पर है, दूसरा यहां पे है, तीसरा यहां पे है, चौथा यहां पे है, चार जगह है, 1 2 3 4, चार जगह सी और डी दोनों नेगेटिव हैं, तो आप बोलोगे इट्स लाइक 4/10। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस डी क्या ऑलरेडी है हमारे पास, यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमारे पास 3/10 है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस डी क्या होगा, 7/10, 4/7। और ये भी आप देख सकते हो लास्ट वाला, तो बोलो सर इसमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉमा माइनस ए कॉमा माइनस बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस ए कॉमा माइनस बी। अब देखिए डी पॉजिटिव और ए और बी नेगेटिव, ये कहां कहां पे है, डी पॉजिटिव ए और बी नेगेटिव। पहले ए और बी नेगेटिव ढूंढते हैं, तो ए और बी नेगेटिव यहां पे है, ए और बी नेगेटिव यहां पे है, ए एंड बी नेगेटिव सिर्फ दो जगह है, और साथ में डी कहां पे आ रहा है, एक जगह आ रहा है। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर है 1/10 और डिनोमिनेटर है 2/10। एक बार आप चेक करो क्या ये 1/2 आ रहा है क्या, ओके तो ठीक है, मतलब ये तो अगर सैंपल्स दिया तो क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है ना। ये अगर सैंपल्स हमें दिया तो वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। मुझे लगता है कि आप सब लोग ये बात तो समझ गए हैं, लेकिन क्या कोई बच्चा पीछे की कहानी को समझ पा रहा है, बैकग्राउंड की कहानी को कोई समझ पाया कि यार ये, मतलब कोई बता सकता है एनीवन, मतलब ये बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी है, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप सोच सकते हो ये बात तो वैसे। एनीवन, देखिए क्या सैंपल क्रिएशन में वो प्रोबेबिलिटीज का कुछ रोल है, ये बताइए। सैंपल्स क्रिएशन में, या ये सोचिए आप इसको इस तरह सोचिए, जो सैंपल्स हम यहां पे क्रिएट करेंगे क्या उसके अंदर प्रोबेबिलिटीज का कुछ रोल है? नहीं, बिल्कुल सही है। अगर हम नॉर्मली करते तो कॉम्प्लेक्स हो जाता, बिल्कुल सही है। दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट इन्फरेंस, जो हम कर चुके हैं पहले, ठीक है ना। अगर हम डायरेक्टली करते तो इट विल बी कॉम्प्लेक्स, ये बात हमें पता है। दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट इन्फरेंस। यहां पर हमने सैंपल्स क्रिएट करे और सैंपल से हम अप्रोक्सीमेट इन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये सारी वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज हैं। बट यहां पर अगर आप सोचिए, क्या सैंपल क्रिएशन में प्रोबेबिलिटी का कोई रोल है या नहीं? क्या सैंपल्स जो क्रिएट करे हैं उसमें प्रोबेबिलिटी का कुछ इंफॉर्मेशन है या नहीं? जो सैंपल्स हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें प्रोबेबिलिटी का कोई रोल है? चलिए कोई बात नहीं, लेट्स कम बैक। अबे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार? सोचो ना यार, अगर सोचो इन सैंपल्स क्रिएशन में प्रोबेबिलिटी का कोई रोल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि यार ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या मेरे पढ़ाने में सिलेबस का कोई रोल है? सोच के देखिए, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें सिलेबस का कोई रोल है? तो आप बोलोगे नहीं सर कोई रोल नहीं है, तो इसका मतलब मैं बेकार पढ़ा रहा हूं, मैं तो कुछ भी पढ़ा दे रहा हूं। सोचो सोचो सोचो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या मेरे पढ़ाने में सिलेबस का, नेप्टेल का कोई रोल है, तो आप बोलोगे नहीं सर आप तो ऐसे ही पढ़ा रहे हो, सब बेकार पढ़ा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं बोगस पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर हम सोच के देखिएगा, अगर मैं सिलेबस को रेफर कर रहा हूं या नेप्टेल को रेफर कर रहा हूं, इसका मतलब हम, मेरे जो कंटेंट में कुछ इंफॉर्मेशन है, देयर समथिंग। ऐसा ही कुछ यहां पर भी है। अगर आप यहां पे अप्रोक्सीमेट इन्फ्रेंस कर रहे हो, इफ यू वांट टू इन्फर समथिंग, आप कह रहे हो कि यार मैं यहां पे चीजों को आसान बना रहा हूं, लेकिन जो मेरा आंसर है वो एग्जैक्ट के बराबर होना चाहिए। सोच के देखिए, अगर आप कह रहे हो कि यार ये सैंपल्स बिल्कुल रैंडम है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ की या बेजियन नेटवर्क की या प्रोबेबिलिटीज की, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है,
तो इसका मतलब जो भी यहां से हम रिजल्ट निकालेंगे ये सब एब्सर्ड है। लेकिन हम यहां पर कहानी ये कह रहे हैं कि ये, पहले मैं आपको पीछे लेके जाता हूं। आप अगर यहां पर समझें दोस्तों, सोच के देखिए, ऐसे अगर आप बहुत सारे नंबर्स लेके आओ जो 0 से 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, लेट्स से 100 200 नंबर्स आप लेके आओ, क्या आपको, ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज्यादा आपको A1 मिलेगा? सोच के देखिए। और यहां पे भी आप देख सकते हो आपको A1 2 बार मिल रहा है और बाकी A3 A5 A4 और A2 मिल रहे हैं। A1 2 बार क्यों मिला दोस्तों? A1 2 बार क्यों मिला? A1 आपको 2 बार क्यों मिला? नहीं यार, अरे यार कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, A1 2 बार इसलिए मिला क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा आप बोलो सर ये तो पहले आ रहा है इसलिए आ रहा है। पहले आया इसलिए आया, चलो कोई बात नहीं, लेट्स कम टू दिस। अब यहां आइए, अब यहां देखिए, सबसे ज्यादा बार आपको क्या मिल रहा है? रैंडम नंबर्स हैं ये, दीज आर रैंडम नंबर्स। अच्छा मैं फिर से बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। 0.31 0.58 0.04 0.94 क्या ये रैंडम नंबर्स हैं या फिक्स हैं? बताइए। 0.31 0.58 0.04 0.58 ये सब जो नंबर, ये रैंडम नंबर्स हैं, ये रैंडम नंबर्स हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर में कुछ और नंबर्स हो सकते हैं लेकिन 0 से 1 ही रखेंगे। अब यहां आके देखिए, हमने इसके अंदर, अब आप देखोगे -a, b की सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी है 0.4 और यहां पे आप देख सकते हो -a, b 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है भाई। यहां पे भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। तो -a, b सबसे ज्यादा बार क्यों आया? वाई दिस सैंपल इज सबसे ज्यादा बार? आप देख सकते हो हमने कितने सैंपल क्रिएट किए, 1 2 3 4 5 6 क्रिएट किए, 6 में से 3 बार तो यही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो क्या अब आप चीजों को लिंक कर पा रहे हो कि ठीक है आपको लग रहा है कि यहां पे सब कुछ रैंडम चल रहा है, लेकिन एक्चुअली सब कुछ रैंडम नहीं है। हमने रैंडम नंबर्स जनरेट किए हैं और इन रैंडम नंबर्स से जो सैंपल्स हम जनरेट करेंगे, सैंपल्स वही सबसे ज्यादा आएंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी और वो सैंपल्स कम आएंगे जिन सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी कम होगी। इसीलिए ओवरऑल अगर हम ऐसी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो ये सब जो आंसर्स हैं ये अप्रोक्सीमेट आंसर्स हैं ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज। क्यों? क्योंकि इन सैंपल्स के अंदर प्रोबेबिलिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। क्या बात समझ में आई? हेलो, ऑडियो नहीं आ रहा है? हेलो, ऑडियो आ तो रहा है? बताइए। सो ये सब चीजें हम इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज इन सैंपल्स के अंदर प्रोबेबिलिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। यस, क्योंकि जिस सैंपल की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा बार दिखाई देगा, जिसकी कम प्रोबेबिलिटी होगी वो कम बार दिखाई देगा। एंड दस जब हम इस तरह से सॉल्व करते हैं दोस्तों तो हमें फाइनली एक सही, कह सकते हैं आपका अप्रोक्सीमेट आंसर है, बट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इज सिमिलर टू द एस्टिमेट वैल्यू। क्या समझ में आया दोस्तों? एक बार जल्दी से बताइए। ओके, बट टेबल ऑलरेडी गिवन है तो वो सब कैलकुलेटेड, क्या भाई? बट टेबल ऑलरेडी गिवन है तो वो सब कैलकुलेटेड पे ही से होगा ना? मतलब नहीं, देखिए ये टेबल, अगर मैं आपसे कहता हूं ये टेबल तो आपको ऑलरेडी दे रखी होगी, राइट? ये टेबल तो आपको ऑलरेडी दे रखी होगी, ये तो बेसियन नेटवर्क का पार्ट है। सो बेसियन नेटवर्क के अंदर प्रोबेबिलिटी तो आपको ऑलरेडी दे रखी होती है। लेकिन अगर आप सोच के देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकाल दो, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अगर मैं एग्जैक्ट एनालिसिस से निकालूं तो मुझे यहां पर समेशन करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी, सी एंड डी। यहां पे ए, बी, सी हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे और ये कैलकुलेशंस भी हम इसी प्रोबेबिलिटीज की हेल्प से ही करते हैं। तो ये टेबल तो हमें दे रखी है, वो तो बेसियन नेटवर्क का पार्ट है। टेबल इज नॉट द कंसर्न, कंसर्न इज द कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड इन दिस इक्वेशन, वो भी 4 वेरिएबल की।
अगर 10 वेरिएबल 15 वेरिएबल हो गए तो सोच के देखिए 15 वेरिएबल के केस में इस प्रोबेबिलिटी को निकालने में हमारी जिंदगी बीत सकती है, राइट? इट विल बी सो मच कॉम्प्लेक्स। सो इन दैट केस हम कहते हैं कि भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट एनालिसिस मत करो, लेट्स गो बाय सैम्पलिंग। हमने एक रैंडम सीक्वेंस जनरेट किया जिसमें हो सकता है 100 नंबर 200 नंबर हो, और हमने यहां पर सैंपल्स क्रिएट करे एंड देन वी सॉल्व द आंसर। तो जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये सैम्पलिंग का प्रोसेस, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रायर सैम्पलिंग, ठीक है? ये प्रायर सैम्पलिंग है। और प्रायर सैम्पलिंग, अगर मान लो सैंपल्स आपको दे दिए जाएं तो उसके बाद हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज भी निकाल पा रहे हैं। जल्दी से बताइए, क्या ये कर पा रहे हो आप लोग? जल्दी से बताइए, क्या ये कर पा रहे हो आप लोग? चलिए, ठीक है ना? चलिए, अब यहां पर दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये सवाल है आपके सामने, क्या हम बाकी सारी चीजें भी कर पाएंगे, राइट? मतलब अब ये सैंपल्स आपको दे रखे हैं तो लाइक मुझे लगता नहीं इसमें कोई परेशानी होने वाली है, राइट? अगर कोई आपसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन एस डब्ल्यू, कोई पूछे, अब सर कर लेंगे यार, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉमा एस कॉमा डब्ल्यू डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कॉमा डब्ल्यू। तो ये सैंपल्स हमें दे रखे हैं, तो सी कॉमा एस कॉमा डब्ल्यू आप देखोगे यहां पे मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा, मुझे लग रहा है सी एस डब्ल्यू और कहीं नहीं मिलेगा। तो इट इज लाइक 1 अब डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, है ना? और तो कहीं नहीं है ना सी एस डब्ल्यू, सी एस ही और कहीं नहीं है भाई। चलो अब एस डब्ल्यू देखते हैं, तो एस डब्ल्यू एक तो यहां पे मिल गया, और कहीं है ही नहीं एस डब्ल्यू। वन मिल गया, एक बार देख लीजिए, ठीक किया ना? एक बार चेक करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एस डब्ल्यू मतलब सी भी 1 होना चाहिए, एस भी 1 होना चाहिए, डब्ल्यू भी 1 होना चाहिए, ओके? और एस डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू 1 ही आ रहा है ना? 1 ही आ रहा है ना? दोनों एक एक ही हैं, तो ठीक है, मतलब इस तरह का सवाल आप कर पाओगे। अब आप बोलोगे क्या यही है सैम्पलिंग? नहीं, इसके 2 वेरिएशंस हैं, 2 नहीं बल्कि 3 वेरिएशंस हैं, लाइक्लीहुड वेटिंग एंड रिजेक्शन। ठीक है, करके बताता हूं। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, अब यहां पर हम अपने क्वेरी बेस्ड सैंपलिंग करते हैं, ठीक है ना? क्या होता है? क्वेरी बेस्ड सैंपलिंग। मतलब यहां पे आपने देखा होगा कि भाई सवाल क्या है, तो इस सवाल से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने रैंडम नंबर जनरेट करके अपनी सैंपलिंग कर रहा हूं। समझ में आ रही बात? क्या कोई पूछेगा सवाल क्या है, कहता भाई क्वेरी क्या है, कहता भाई क्वेरी से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो प्रायर सैंपलिंग में हमें क्वेरी से कोई मतलब ही नहीं था। जैसे आपको भाई ये सवाल है, कहता मुझे कोई मतलब नहीं सवाल से, मैं तो सैंपल बना लाया, अब कर लो खुद सॉल्व। ठीक है, जैसे ये सवाल आपको दे रखे हैं तो ये क्वेरीज हैं, क्वेरी मतलब ये क्वेश्चंस है हमारे, ठीक है? अब क्वेश्चंस कुछ भी पूछो, प्रायर सैंपलिंग में कोई मतलब नहीं है, रैंडम सीक्वेंस जनरेट किया, सैंपल्स बनाए और सॉल्व कर दिया। ठीक है, सो इन प्रायर सैंपलिंग हमें अपने क्वेरी से कोई मतलब नहीं होता। इन प्रायर सैंपलिंग we are not worried about the queries. लेकिन एक दूसरे हाँ भैया
सैंपल तो दे निकालने पड़ेंगे, सैंपल आपको सवाल में दे रखे होंगे, ठीक है ना, ये सैंपल आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे। नहीं तो सोच के देखिए क्या हम ये सैंपल निकाल सकते हैं, नहीं। या फिर हो सकता है क्वेश्चन में आपको रैंडम सीक्वेंस दे दे और बोले भाई सैंपल जनरेट करो और प्रोबेबिलिटी बताओ। समझ में आ रही बात भाई? या तो आपको वो सैंपल जनरेट करके देगा, सैंपल्स दे देगा, जैसे ये रहे आपके सैंपल्स डायरेक्टली अवेलेबल है, ठीक है ना। या फिर हो सकता है सवाल में एक रैंडम सीक्वेंस दे दे और फिर वो पूछे सैंपल जनरेट करें और फिर उसके बाद वो आगे बढ़े। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोनों चीज़ों को वो मिक्स करेगा, क्योंकि एक नंबर के सवाल में वो सैंपल से प्रोबेबिलिटी निकलवा सकता है और 2 नंबर के सवाल में सैंपल जनरेट करवा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि सैंपल्स आप कितने ही जनरेट कर सकते हो, हार्डली 2। एग्जाम में आप 2 से ज़्यादा सैंपल जनरेट नहीं कर पाओगे क्योंकि लेंदी प्रोसेस है, राइट। सो इट विल टेक टाइम। तो एग्जाम के हिसाब से, इन गेट के पर्सपेक्टिव से, दोनों अलग अलग टाइप के 2 और 1 नंबर का सवाल बन सकता है। सो यहां पर आता है दोस्तों रिजेक्शन सैम्पलिंग और लाइक्लीहुड वेटिंग, दोनों को देखने की कोशिश करते हैं। सो पहले देखते हैं रिजेक्शन सैम्पलिंग, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं यहां पे आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। और सॉरी के फिल क्यों हो गया भाई, फिल नहीं करना भाई। हाँ देखिएगा दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो क्वेश्चन है वो ये, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ -d, ठीक। क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ -c गिवन -d। प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ a, b। अब यहां पर दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि देयर आर डिफरेंट वेरिएबल्स, हमने लास्ट क्लास में नाम भी देखा था उन वेरिएबल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमारा जो d होता है वो क्या होता है, जो -d है वो क्या है दोस्तों, जो -d है वो क्या है, मैंने आपको नाम बताया था लास्ट क्लास में। वेरिएबल्स 3 तरह के होते हैं, एविडेंस, राइट, एविडेंस, ये एविडेंस है, ठीक है ना, ये एविडेंस है। लेकिन क्या दोस्तों इसमें और इसमें कोई एविडेंस है? नहीं, इसमें और इसमें कोई एविडेंस नहीं है, इसमें और इसमें कोई एविडेंस नहीं है। तो एक बार हम जरा इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से, एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर मैं आता हूं इसके डिटेलिंग पे। रिजेक्शन सैम्पलिंग, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजेक्शन सैम्पलिंग। सो की आइडिया ये है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, बहुत सिंपल है। रिजेक्ट द सैंपल वंस एन एविडेंस वेरिएबल हैज बीन सैंपल्ड टू टेक ऑन a value inconsistent with the evidence of the query। एक बार पढ़िए इसको, कहना क्या चाहता है ये कि रिजेक्ट द सैंपल्स वंस एन एविडेंस वेरिएबल हैज बीन सैंपल्ड टू टेक ऑन अ वैल्यू इनकंसिस्टेंट विद द एविडेंस ऑफ द क्वेरी। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं दोस्तों। यहां पर जो रिजेक्शन सैंपलिंग है उसके अंदर एविडेंस की बात हो रही है, एविडेंस, एविडेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल से आपको कहानी सुनाता हूं। देखिए मान लीजिए कोई कहता है कि यार हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ a, b, -d, ठीक है ना। एंड नाउ यू, आपसे बोला गया है कि आपको रिजेक्शन सैंपलिंग करनी है। आपको रिजेक्शन सैंपलिंग करनी है। अब एक पॉइंट देखिए दोस्तों, मैं फिर से पीछे आता हूं। सो रिजेक्शन सैंपलिंग में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है? अगर आप इसकी डेफिनेशन को पढ़ो एक बारी, फिर से पढ़ने की कोशिश करो,
तो आपको मिलेगा वो पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं। क्या? रिजेक्ट सैंपल्स वंस देन एविडेंस वेरिएबल हैज बीन सैंपल्ड। मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है बार बार? कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? रिजेक्शन सैंपलिंग में बार बार किसकी बात हो रही है? अगर आप डेफिनेशन को देखो तो बार बार एविडेंस की बात हो रही है कि यार बार बार ये एविडेंस की कुछ कुछ बात कर रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आया, आपको भी नहीं आया होगा, बट मुझे इतना दिख रहा है कि यार यहां पे ना बार बार ये एविडेंस वेरिएबल एविडेंस वेरिएबल एविडेंस वेरिएबल की बात कर रहा है। ओके, इसका मतलब जब एविडेंस कुछ होगा, जब एविडेंस होगा तब कुछ होगा, मतलब तब रिजेक्शन सैंपलिंग में कुछ होने वाला है। तो रिजेक्शन सैंपलिंग में कुछ होगा, कुछ होने वाला है। अब यहां पे आप समझिए इस बात को, देखिए। तो क्या इस क्वेश्चन में, क्या इस क्वेरी में कोई एविडेंस है? अब बोलो सर इस क्वेरी में तो कोई एविडेंस ही नहीं है ना। एविडेंस मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला जो नीचे लिखा जाता है। अब यहां तो कोई एविडेंस ही नहीं है। अब जब एविडेंस नहीं है तो रिजेक्शन सैंपलिंग कैसे हो जाएगी? अगर एविडेंस नहीं है तो रिजेक्शन सैंपलिंग बिल्कुल कैसी हो जाएगी? सेम एज प्रायर सैंपलिंग, बिल्कुल प्रायर के जैसी हो जाएगी अगर एविडेंस नहीं दे रखा तो। क्योंकि अगर एविडेंस नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है भाई, फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप बोलो सर एक बार जरा करके दिखा दो, जरा जरा करके दिखा दो, तो कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो सीक्वेंस वही लेते हैं ए बी सी डी वाला, ठीक है। वैसे हम ए सी बी डी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ए बी सी डी लेता हूं, ए सी बी डी भी ले सकता हूं, बट क्योंकि सीक्वेंस गो विद द फ्लो सो हम ए बी सी डी लेते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले नंबर है 0.31। हम ए पे जाएंगे तो 0.8, 0.8 तक वो ए देने वाला है तो प्लस ए आ जाएगा पहला पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं 0.58 जो बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे हम देखेंगे यार ऑलरेडी ए 1 है, तो यहां पे आएंगे 0.8 तक हमें बी मिलने वाला है। अब आते हैं सी पे, 0.7 तक हमें सी मिलने वाला है। और लास्ट में 0.94, आप देखोगे बी और सी पॉजिटिव है, 0.94 की बात हो रही है। और 0.3 तक तो डी आता, लेकिन आगे माइनस डी आएगा, परफेक्ट है। इसके आगे 0.67 पकड़ते हैं, 0.67 ऑलरेडी फिर ए को रिप्रेजेंट करेगा। ए पर आएंगे तो 0.8 तक प्लस ए है तो प्लस ए आएगा। फिर 0.49, 0.8 तक प्लस बी है, कोई टेंशन नहीं है। फिर 0.37, तो यहां पे आप देख सकते हो प्लस ए ऑलरेडी है यहां से यहां तक, तो 0.37, 0.7 तक सी आने वाला है तो प्लस सी। और लास्ट में अगर हम देखेंगे बी और सी 0.42, 0.42 वाला भी आप देखोगे बी और सी पॉजिटिव केसेस बन रहे हैं हमारे। 0.3 तक हमारा ये प्लस डी था, लेकिन आगे हमारा माइनस डी आने वाला है तो माइनस डी। तो ये दोनों सेम आ गए। एक बार आप देखिए आ रहा है क्या, एक बार आप चेक करिए, एक बार आप सब लोग देखिए आ रहा है क्या, एक बार आप सब लोग बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, आयुष भैया, सुदीप्ता, वीरेंद्र भाई, विपुल भैया, सब लोग कर पा रहे हो? सैंपल सही बन रहे हैं? चले आगे।
ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर कोई क्वेरी नहीं थी, इसलिए डायरेक्टली आपने सॉल्व किया। और इसीलिए दोस्तों, अगर मैं ये वाली स्लाइड कॉपी करूं, ध्यान से देखिएगा, ये वाली स्लाइड कॉपी करूं, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए अगर मैं ये वाली स्लाइड कॉपी करूं तो इन दिस केस क्या पहले, दूसरे और तीसरे में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे आप प्रायर करो चाहे आप रिजेक्शन करो, रिजेक्शन इज सेम एज प्रायर। बल्कि रिजेक्शन क्या, लाइक्लीहुड वेटेड भी यहां पे सब सेम है, ठीक है। रिजेक्शन इज सेम एज प्रायर, राइट। क्यों? क्योंकि इन तीनों में कोई एविडेंस वाली बात ही नहीं है, इन तीनों में कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन लास्ट के दोनों में कुछ कुछ एविडेंस है। तो देखते हैं दोस्तों एविडेंस में क्या कहता है। एक बार आप अगर अब इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो शायद एक बार समझ में आएगा। एक बार आप पढ़िए, कोई बता सकता है क्या कहना चाह रहा है ये? हाँ, काफी गंदी इंग्लिश है, मैं मानता हूं, बट आप पढ़ पाएंगे। क्या कहता है? रिजेक्शन सैंपलिंग की आइडिया क्या है? रिजेक्ट सैंपल वंस an evidence variable has been sampled to take on a value inconsistent with the evidence of the query। क्या कहना चाह रहा है ये? एनीवन? कोई बताना चाहेगा? चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूं। इसी एग्जाम्पल को पकड़ते हैं दोस्तों और आते हैं इधर, देखिएगा, आते हैं इधर, देखिएगा। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे पास वी हैव दिस क्वेश्चन, वी हैव दिस इज द क्वेरी, ठीक है ना। आते हैं इधर, देखते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेट्स सी। अब यहां पे दोस्तों क्या कहना चाह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस बी गिवन, सॉरी माइनस डी गिवन माइनस बी। इसका मतलब the evidence is, क्या है एविडेंस? एविडेंस इज कैपिटल B इक्वल्स टू माइनस बी। क्या है? सही है, कैपिटल B इक्वल्स टू माइनस बी। ओके, कुछ वैल्यूज को चेंज करता हूं मैं, ठीक है ना, कुछ वैल्यूज को चेंज करता हूं। ठीक है ना। चलिए, सो लेट्स ट्राई टू डू इट। तो आप बोलो सर करते हैं इसको, ए बी सी डी। तो सबसे पहले 0.31 आएगा तो प्लस ए दे देगा, कितनी बार कर चुके हैं। अब प्लस ए आने के बाद अब आते हैं दूसरे पे। आप देखोगे यहाँ पे प्लस ए ऑलरेडी गिवन है। अब आते हैं इधर 0.8 और 0.2। अब देखिए दूसरा है 0.98, दूसरा है 0.98। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए ऑलरेडी गिवन है हमें, 0.8 तक तो बी है, लेकिन 0.8 के आगे माइनस बी है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस बी आ जाएगी। और तुरंत कौन नाराज हो जाएगा? ए भैया क्या है ये? कहता भैया एविडेंस कहता है, सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी 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 सॉरी, हम वही रखते हैं वैल्यू, वही वैल्यू रखते हैं, सॉरी वही वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 0.31 पे आएंगे, ए पर आ जाएंगे, ए पर हमारा प्लस ए मिल जाएगा। फिर 0.58 पे आएंगे, 0.58 पे हमारा 0.8 तक हमारा बी है और आगे 0.2 पे या 0.8 से लेके 1 तक माइनस बी है। 0.58 पे हमें प्लस बी मिल जाएगा और जैसे ही प्लस बी मिलेगा वो बोलेगा यार ये तो एविडेंस वेरिएबल हमारा गड़बड़ हो रहा है। एविडेंस था हमारा माइनस बी और यहाँ पे सैंपल के अंदर प्लस बी आ रहा है, तो वो बोलेगा इस सैंपल को छोड़ दो, इस सैंपल को छोड़ दो, काट दो, इस सैंपल को छोड़ दो, लीव द सैंपल। यही कहा ना उसने, क्या बोला? रिजेक्ट द सैंपल, तुरंत रिजेक्ट कर दो। जैसे ही आपको पता चले कि एविडेंस वेरिएबल जो कि हमारा कैपिटल बी था, एविडेंस वेरिएबल ने कोई ऐसी वैल्यू पकड़ ली है जो हमारी इनकंसिस्टेंट है विद द एविडेंस,
एविडेंस वेरिएबल कैपिटल बी ने ऐसी वैल्यू पकड़ ली है जो हमारी एविडेंस के खिलाफ है, तो तुरंत उस सैंपल को रिजेक्ट कर दो। तो हमने वही कर दिया कि भाई तुरंत इस सैंपल को रिजेक्ट करो। और अब कहां से शुरुआत करेंगे? विल मूव ऑन टू दिस नाउ। अगेन फिर से ए से शुरुआत करेंगे। तो ए यहां पे जाएगा दोस्तों, प्लस ए दे देगा हमें क्योंकि 0.04 है। देन 0.94, तो ए ऑलरेडी गिवन है, ये दोनों रोज आने वाली हैं। अब देखोगे 0.8 तक प्लस भी है, लेकिन 0.8 से 1 तक माइनस भी है, तो 0.94 हमें माइनस भी दे देगा। अब बोलेगा बढ़िया, एकदम मस्त हो गया, मजा आ गया, ये हमारा कंसिस्टेंट है, आगे सॉल्व करो, सैंपल क्रिएट करो। अब देखिए ये हमारे सी पे जाएगा, तो सी हमारा 0.7 तक प्लस सी देता है, एकदम बढ़िया मजेदार, प्लस सी आ गया। और उसके बाद माइनस बी और सी के केस में, माइनस बी और सी के केस में जो कि ये वाली रो बनेगी हमारी, 0.2 तक तो डी है, लेकिन 0.2 से 1 तक माइनस डी है, 0.49 पे हमें माइनस डी मिलेगा। एक बार आप सब लोग बताइए समझ में आया कि नहीं? प्रोसेस एक बार देखिए, हमने बिल्कुल नॉर्मली ए से शुरुआत करा, यहां पर हमें प्लस ए मिला, फिर हमने यहां पे देखा प्लस बी मिला। प्लस बी जैसे ही मिलेगा बोलेगा भैया ये तो इनकंसिस्टेंट है, हमारे जो क्वेरी दे रखी है हमें माइनस बी उससे इनकंसिस्टेंट है ये, तुरंत सैंपल को काट दो, आगे सॉल्व ही नहीं करना, आगे हमें चाहिए ही नहीं कुछ। फिर से अब आगे देखेंगे तो ये हमें ए से रिलेट होगा, फिर से ए से शुरुआत करेंगे, फिर बी, फिर सी और फिर डी एंड सो। किस किस को समझ में आ गया दोस्तों? तो इस तरह से हम रिजेक्शन सैंपलिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हम रिजेक्शन सैंपलिंग क्रिएट करते हैं। तो ये रिजेक्शन सैंपलिंग हमारी क्रिएट होती है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद सेकंड सैंपल नहीं आएगा, सेकंड सैंपल मतलब इसके बाद आगे आएगा, क्यों नहीं आएगा भैया? अब फिर से ए से शुरुआत होगी कहानी, 0.37 पे आपको फिर से प्लस ए मिलेगा, ठीक है ना। 0.42 की जगह 0.92 कर देता हूं, चलो ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे 0.92 हमें मिल रहा है, तो हमें फिर माइनस भी मिलेगा, और आगे कुछ वैल्यू पकड़ लेते हैं, 0.9 पकड़ लेते हैं। तो आप देखोगे अगर ये ए से फिर से शुरुआत हो रही है, ए बी, और यहाँ पे फिर से सी आ रहा है, तो सी अगर आप देखोगे तो प्लस ए ऑलरेडी है, 0.7 तक प्लस सी, और पॉइंट आगे 3 पे माइनस सी, तो यहाँ पे माइनस सी आ गया। आगे एक और कोई वैल्यू होगी तो डी या माइनस डी आ जाएगा। क्या है सबको समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बता दीजिए। अब मान लो, चले आगे, समझ में आ गया ना? तो दिस इज हाउ वी क्रिएट द रिजेक्शन सैंपलिंग। के अंदर ऐसे सैंपल्स क्रिएट होते हैं। समझ में आ गई रिजेक्शन सैंपलिंग, सैंपल्स कैसे बनेंगे? क्लियर है? रिजेक्शन सैंपलिंग में सैंपल्स ऐसे बनेंगे। अब दूसरा फॉर्मेट देखते हैं सवाल का। दूसरा फॉर्मेट क्या है? दूसरा फॉर्मेट ये है दोस्तों, सॉरी ये क्या हुआ यार, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट क्वेश्चन का ये है दोस्तों, भाई एक तो फॉर्मेट ये हो गया कि हमें रिजेक्शन सैंपलिंग में सैंपल्स कैसे बनाने हैं, हमने सीख लिया। अब दूसरा फॉर्मेट ये है कि भाई आपको सैंपल्स दे रखे हैं, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये तीनों केस तो मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि ये तो चाहिए ही नहीं अपने को, है ना, ये तीनों केस तो अपने को चाहिए ही नहीं, ठीक है ना, ये तो हमने कर ही लिया, राइट, वी हैव डन दिस। इन तीनों केस में तो रिजेक्शन और प्रायर सेम था। अब मुझे बताइए दोस्तों, लेट्स कम टू दिस। अब बताइए क्या करूं यहां पे। यहां पर सबसे पहले हम कौन कौन से सैंपल्स की कटाई हो जाएगी, यहां पे सबसे पहले ना सैंपल्स की कटाई हो जाएगी, क्योंकि भैया सबसे पहले एविडेंस को पकड़ो और जो वेरिएबल हमारे एविडेंस से मैच नहीं हो रहा है उस सैंपल को काट दो।
एविडेंस है हमारा कैपिटल डी इक्वल्स टू माइनस डी, तो रिमूव द सैंपल्स इनकंसिस्टेंट, या फिर ऐसा मैं साधारण भाषा में लिखता हूं, रिमूव द सैंपल्स विद कैपिटल डी नॉट इक्वल टू माइनस डी। जहां पे कैपिटल डी माइनस डी नहीं होगा उसको आप रिमूव करो। तो आप देखोगे यहां पे ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव, सॉरी ये नहीं होगा, और ये लास्ट वाला रिमूव हो जाएगा। यहां पे हमारे पास सिर्फ 7 सैंपल्स बचेंगे। क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। ठीक है ना, तो यहां पे हमने 5, 6 और 10 तीनों कैंसिल कर दिए। ठीक है ना, और अब हमें सॉल्व करना है इसको। अब हमारे पास कितने सैंपल बचे दोस्तों? अब हमारे पास सिर्फ 7 सैंपल बचे, राइट। अब हमारे पास सिर्फ 7 सैंपल बचे, बाकी सब हमने काट दिए हैं। ठीक है ना, चलिए अब क्या करना है अपने को, माइनस सी कॉ माइनस डी। अब देखिए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस डी तो 1 हो जाएगा ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस डी तो 1 हो जाएगा ना अब, और माइनस सी कॉ माइनस डी कितना हो जाएगा, तो बोलो सर माइनस सी यहां पे 2, 3, 4। ये हमारा रिजेक्शन सैंपलिंग का केस हो गया। एक बार आप सब लोग बताइए, क्या ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? चले आगे, समझ में आ गया दोस्तों? तो इस तरह का कोई सवाल आपसे बन सकता। अब आते हैं दोस्तों एक और चीज है, वैसे अब आप यही सवाल ऐसे कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार ये चल रहा है, ठीक है, बट ये एक्चुअली में ये एक्चुअली लाइक्लीहुड वेटिंग के लिए ये बचा के रखा हुआ है सवाल, इसमें कुछ है नहीं। मतलब आप समझ पा रहे होंगे रिजेक्शन सैम्पलिंग और अगर जो हमारी प्रायर सैम्पलिंग थी, दोनों बहुत ही सिंपल है। अगर वो सैंपल निकालना पूछता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर सैंपल दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी पूछता है तो बहुत सिंपल है, राइट। सैंपल दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी पूछता है तो बोथ आर वेरी सिंपल। नाउ लेट्स कम टू दिस। अब यहां पे क्या करता है ये, ध्यान से देखिएगा लास्ट वाले केस में, लाइक्लीहुड वेटिंग, लाइक्लीहुड वेटिंग, इसको आप ध्यान से देखिए क्या कहता है ये भी सैम्पलिंग का एक अलग तरीका है। क्या है, ध्यान से देखिए, लाइक्लीहुड वेटिंग अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, पढ़ते हैं इसको। यहां पे क्या कहता है, ये कहता है कि भैया जब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हमारा जो एविडेंस है वो माइनस डी होना चाहिए लेट्स से, तो इसका मतलब उसको पहले ही फिक्स कर दो ना, उसको सैंपल ही मत करो। ये कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। तो ये क्या कहता है, रादर देन सैम्पलिंग द एविडेंस, आप एविडेंस को सैंपल ही मत करो, उसको आप फोर्स कर दो, फोर्स देम टू बी कंसिस्टेंट विद द एविडेंस, एंड देन उसकी वेटिंग करो। उसकी अब वेटिंग निकालनी पड़ेगी, आपको वेट निकालना पड़ता है, कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना।
उस सैंपल की फिर आप वेटिंग करो, उस सैंपल की आप वेट निकालो फिर, ठीक है। तो कुछ कुछ हमने देखा कि भाई लाइक्लीहुड वेटिंग के अंदर हमें क्या करना होता है। भाई यहाँ पे जब आप सैम्पलिंग करोगे ना, तो हमारा जो एविडेंस है, तो अगेन वही कहानी आती है कि अगर एविडेंस नहीं है तो ये बिल्कुल प्रायर सैम्पलिंग के जैसा काम करेगा, क्योंकि एविडेंस ही नहीं है कुछ। लेकिन अगर एविडेंस है तो आप एविडेंस को फिक्स कर दो पहले से ही, कि भाई एविडेंस वेरिएबल को आप पहले से ही, जैसे कैपिटल डी को आप -d फिक्स कर दो, उसके बाद बाकी वेरिएबल्स की सैम्पलिंग करो, और जो सैंपल्स बन के आए उनकी आप क्या कर सकते हो, उनको आप क्या कह सकते हो, उनकी आप वेटिंग करो, ठीक है ना, उसको आप सैंपल्स की वेटिंग करो, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो आपने समझा होगा, अगर कोई बच्चा समझ पाया हो, क्या रिजेक्शन सैंपलिंग में कोई प्रॉब्लम नजर आई आपको? एनीवन? क्या रिजेक्शन सैंपलिंग में कोई प्रॉब्लम नजर आई दोस्तों? रिजेक्शन सैंपलिंग में कोई प्रॉब्लम नजर आई आप लोगों को? हमने पढ़ लिया रिजेक्शन सैंपलिंग, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नजर आई कि यार ये प्रॉब्लम है इसमें? ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आ गई है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं, ये तो ज्यादा रहता ही है, ये तो सभी में रहती है प्रॉब्लम। अगर कोई आपसे जिंदगी में पूछे कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही, तो यही बोलते हैं ना, टाइम ज्यादा लग रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं, कॉस्टली हो गया है। बट यस, नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व भी करी है, दैट इज सैंपल्स खत्म हो जा रहे हैं, सैंपल्स कम हो जा रहे हैं, एंड रिड्यूसिंग द सैंपल्स, आपका मतलब क्या हो गया कि आप ज्यादा अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो, राइट। अगर आप सैंपल्स को देखो, सैंपल्स अगर हम बहुत सारे निकाल दें, लेट्स से आप सोच के देखिए, अगर मैं इनफाइनाइट सैंपल्स निकाल लूं, देन हमारा अप्रोक्सीमेट इन्फरेंस और एग्जैक्ट इन्फरेंस बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 100 सैंपल्स निकाले, उसमें से रिजेक्शन वाले ने 50 काट दिए, बचे 50, तो इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो और अप्रोक्सीमेट हो गया। So it is like cutting down or making the things easier, but it is making approximation more approximation, right? अब approximation को और ज्यादा कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, नहीं, सैंपलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन सैंपल्स तो हम इक्वल क्रिएट कर सकते हैं ना, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम आपको यहां पे नजर आ रही होगी दोस्तों। प्रॉब्लम इन रिजेक्शन सैंपलिंग इज इफ द एविडेंस वेरिएबल इज अनलाइकली, यू रिजेक्ट अ लॉट ऑफ सैंपल। अनलाइकली मतलब आपको लगता है कि यार कैपिटल डी कभी -d होता ही नहीं है, 2-4 जगह हो रहा है बस, ठीक है ना, कैपिटल डी -d 2-4 जगह हो रहा है बस। तो 1000 सैंपल आपने बनाए, उसमें से 50 रह गए, सो इसका मतलब इट इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सैंपल्स, एंड ऑब्वियसली हमारा अप्रोक्सीमेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं यहां पर हम लोग, लाइक्लीहुड वेटिंग के अंदर हम अपने एविडेंस को फिक्स कर देते हैं, एविडेंस वेरिएबल को फिक्स कर देते हैं। और मैं बस यहां पे 2 बातें लिख के फिर समाप्त करते हैं, क्योंकि खत्म नहीं कर पाएंगे अभी हम लोग। मैं यहां पे आपको 2 बातें बता देता हूं। मोर द सैंपल्स, द अप्रोक्सीमेट inference ठीक है ना। चलिए, ओके, एंड सेकंड, in rejection sampling lot of samples are wasted। आर रिमूव, ठीक है ना। तो और मैं क्या करता हूं दोस्तों, इन लाइक्लीहुड वेटिंग we fix the
एविडेंस वेरिएबल्स, हम एविडेंस वेरिएबल्स को फिक्स कर देते हैं एंड देन कैलकुलेट वेट फॉर ईच सैंपल। अब वेट कैसे निकालते हैं ये और देख लेते हैं, मतलब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, ऑब्वियसली विल सी दिस यस्टरडे टुमारो, ठीक है ना। एक तो पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये वाला है दोस्तों, वेट कैलकुलेशन। किसी भी सैंपल का वेट अगर आपको कैलकुलेट करना है, द वेट ऑफ दिस सैंपल इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एविडेंस नोड्स गिवन देयर पेरेंट्स, ठीक है ना, गिवन देयर पेरेंट्स, ठीक है। सो किसी भी सैंपल का वेट अगर आपको निकालना है, सो इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ, ये एक बार पढ़ लीजिएगा बस, हम लोग इसको यूज करेंगे कल, द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एविडेंस नोड्स गिवन देयर पेरेंट्स, ठीक है। चलिए, तो आई होप आज की क्लास में आप लोगों को काफी कुछ सिखा पाया हूं दोस्तों। इसमें से न्यूमेरिकल बनता है और बनेगा, पेपर में आएगा, ठीक है ना। मोस्ट लाइकली इसी से आएगा, मुझे ऐसा लगता है, या तो सैंपल निकालना आएगा रिजेक्शन में या उसमें, और मोस्ट लाइकली क्वेश्चन इससे बनता है। और हमारे प्रीवियस ईयर के क्या बोलते हैं, सैंपल में भी, सैंपल पेपर में भी ये था लाइकलीहुड वेटिंग का एक क्वेश्चन। सो लेट्स सी, होप करते हैं कि इसमें से 2 नंबर का एक सवाल बने, ठीक है दोस्तों। चलिए, सो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, इसी पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। हमारे 2-3 टॉपिक बचे हैं बस, गिव सैम्पलिंग और मॉन्टे कार्लो, मार्कोव चेन, मॉन्टे कार्लो एंड ये वाला 3 टॉपिक बचे हुए हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे।